AK झा फ्रॉम डू आई डू इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो CBSE बोर्ड में जो एग्जाम होगा 27 फरवरी को, उसमें क्या क्या मेन टिप्स है, बच्चे कहाँ गलती करते हैं और मार्क्स कम आता है इसके लिए। तो पहला चैप्टर आपका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में देखिएगा तो दो लॉ है, रॉल्ट लॉ और हेनरी लॉ। हेनरी लॉ में यहाँ पर उसका चार्ट देखिएगा, CBSE NCERT बुक्स में है कि हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू जो गैस कम सॉल्युबल है उसका ज्यादा है और जो गैस ज्यादा सॉल्युबल है उसका कम है। साथ में हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू पर्टिकुलर गैस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ रहा है क्योंकि सॉल्युबिलिटी घट रही है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। दूसरा रॉल्ट लॉ है। रॉल्ट लॉ में दो है, दो लिक्विड, दोनों लिक्विड ही होते हैं। दो सॉल्यूशन लिक्विड में अब यहां पर ये देखिएगा कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। तो जो स्लोप है, स्लोप अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, ये आपके मन पर है। ए को यदि लो बॉइलिंग पॉइंट देते हैं तो ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट देते हैं तो कम वेपर प्रेशर बनेगा, इसी तरह होगा। इसके बाद ये जो है रॉल्ट लॉ के बाद एजियोट्रॉप्स मिक्सर आता है। एजियोट्रॉप्स में दो तरह के, एजियोट्रॉप्स का मतलब कि फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट है। दो तरह के होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है इंडिविजुअल लिक्विड से, इसका मतलब है वेपर प्रेशर कम बनेगा। वेपर प्रेशर कम बनेगा तो ये नेगेटिव डेविएशन हम रॉल्ट लॉ देंगे। जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है उसका वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा तो पॉजिटिव डेविएशन होगा। नेक्स्ट आता है आपका चार लॉ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम स्मॉल एम मोलिलिटी कीजिएगा। मोलिलिटी को बाद में रफ में कैलकुलेशन करके उसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा। थाउजेंड वगैरह के चक्कर में मत रहिएगा, जो बुक में दिया हुआ है ना। वो इसलिए थाउजेंड का दिया हुआ है कि सॉल्वेंट का मास यदि ग्राम में है तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए थाउजेंड से डिवाइड करते हैं। यदि किलोग्राम में ही क्वेश्चन में आ गया तो थाउजेंड का चक्कर नहीं होगा, इसलिए थाउजेंड चक्कर में मत पड़िएगा। इसके बाद ये आपका है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई इक्वल टू CRT हो गया ना। C जो है, C कंसंट्रेशन, दैट इज मोलरिटी। बाकी में दो में मोलरिटी आती है, इसमें मोलरिटी आती है, हो गया ना। R का वैल्यू, R का वैल्यू को याद रखिएगा कि ये आपका यदि जो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालिएगा यूनिट एटमॉस्फेयर में रहेगा तो R का वैल्यू 0.0821 दीजिएगा। यदि R का प्रेशर का वैल्यू बार में निकालिएगा तो R का वैल्यू 0.0831 दीजिएगा। टेम्परेचर हमेशा कैपिटल T हमेशा टेम्परेचर इन केल्विन होता है, सेल्सियस में दिया रहेगा, उसको केल्विन में बदल दीजिएगा। इसके बाद आपका बेंटॉफ फैक्टर आता है। बेंटॉफ फैक्टर में I, तो बेंटॉफ फैक्टर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, कितना होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट 1 ही होता है, हो गया। जो है सॉल्यूट डिसोसिएट करते हैं उसका 1 से ज्यादा होता है, जो डायमर बनाते हैं उसका 1 से कम होता है, हो गया। अब एब्नॉर्मल जो लिखा हुआ है एब्नॉर्मल मोलर मास, तो जो डायमर बनाएंगे, जो टूटेंगे बट डिसोसिएट जो होंगे उसका एब्नॉर्मल मास नॉर्मल मोलर मास से कम होता है। और जो एसोसिएट करते हैं, जैसे एसिटिक एसिड बेंजीन में डायमर बनाता है, तो इसका एब्नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास ये नॉर्मल से ज्यादा होता है, क्योंकि दो मोल मिलकर के 1 मोल बनता है। यहां पर NaCl है, वो डिसोसिएट करता है तो 1 मोल 2 मोल में टूटता है, तो 2 मोल का मास हो गया आपका 58.5। तो यही ध्यान दीजिए।